ग्लोबलाइजेशन, ये शब्द सुनते ही हम सबके दिमाग में आज की तेज रफ्तार इंटरनेट से जुड़ी दुनिया की तस्वीर आती है। पर असल में दुनिया को आपस में जोड़ने की ये कहानी कोई नई नहीं है, बल्कि ये तो बहुत बहुत पुरानी है। तो चलिए आज इसी रोमांचक सफर पर निकलते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारी दुनिया आखिर आपस में जुड़ी कब, और इसका जवाब आज की टेक्नोलॉजी में नहीं है। नहीं, इसका जवाब इंटरनेट या हवाई जहाज़ों में नहीं मिलेगा, बल्कि इसकी जड़ें वो तो इतिहास में बहुत गहरी हैं, हजारों साल पुरानी। मतलब ग्लोबलाइजेशन की ये जो कहानी है ना, ये हमारे सोचने से कहीं ज्यादा पुरानी और हाँ, काफी जटिल भी है। एक ऐसी दुनिया बनाने की प्रक्रिया जिसमें जिसमें व्यापार हो, लोग काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाएं, नए नए विचार फैलें, इसका पूरा एक लंबा इतिहास है। और ये इतिहास उतार चढ़ाव से भरा पड़ा है। तो शुरुआत करते हैं इस कहानी के पहले अध्याय से, प्राचीन वैश्विक संबंध। ये बात है उस दौर की जब से यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री, मतलब अलग अलग लोग ज्ञान की, नए मौके की या फिर आत्मिक शांति की खोज में दूर दूर तक सफर किया करते थे। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण वो है सिल्क रोड। इसे सिर्फ एक व्यापारिक रास्ता समझने की गलती मत कीजिएगा। नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर था। ये तो एक जिंदा संगम था, जहां अलग अलग संस्कृतियां मिलती थीं, एक ऐसा नेटवर्क जो दुनिया के कोने कोने को आपस में जोड़ रहा था। तो इन रास्तों पे सफर क्या क्या करता था? सिर्फ चीजें नहीं, देखिए, एक तरफ चीनी, रेशम और भारतीय मसाले जा रहे थे, तो दूसरी तरफ सोना चांदी आ रहा था। पर इससे भी ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इसके साथ साथ विचार भी सफर कर रहे थे। ईसाई मिशनरी पूर्व की तरफ जा रहे थे। बौद्ध धर्म जो पूर्वी भारत से शुरू हुआ, इसी रास्ते से फैला। यहाँ तक कि कागज बनाने की जो चीनी तकनीक थी ना, वो भी इसी रास्ते से यूरोप पहुंची। कमाल है। और ये जुड़ाव, ये सिर्फ बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, हमारी प्लेट में रखे खाने में भी दिखता है। जैसे माना जाता है कि जो नूडल्स हैं, वो चीन से सफर करते करते पश्चिम में पहुंचे और वहां उनसे स्पेगेटी बन गई। और सोचिए, हमारे रोजमर्रा के खाने की चीजें जैसे आलू, टमाटर, मिर्च, ये सब तो आए ही ऐसी जगह से हैं जिसके बारे में दुनिया जानती भी नहीं थी, अमेरिका से। और ये सब हुआ कोलंबस के सफर के बाद। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 16वीं सदी, ये वो दौर था जब यूरोप से शुरू हुई समुद्री यात्राओं ने सच में पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। एक ऐसी दुनिया बनने जा रही थी जहां महाद्वीपों के बीच ऐसे रिश्ते बनेंगे जो पहले कभी थे ही नहीं। लेकिन अमेरिका की खोज के बाद यूरोप का सबसे शक्तिशाली हथियार कोई तलवार या बंदूक नहीं था। उनकी जीत सिर्फ सैन्य ताकत पर निर्भर नहीं करती थी। नहीं, उनके पास एक ऐसा जैविक हथियार था जो किसी भी अस्त्र से ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। सोचने वाली बात है कि आखिर वो था क्या? वो हथियार था बीमारी। हाँ, कीटाणु, चेचक जैसे कीटाणु। बात ये थी कि अमेरिकी लोग लाखों सालों से बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग थे, इसलिए उनके शरीर में यूरोप से आई इन बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता थी ही नहीं। और इसका नतीजा, इन कीटाणुओं ने पूरे के पूरे समुदायों को खत्म कर डाला और यूरोपीय जीत का रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया। और इस बात की भयावह सच्चाई इस कथन में साफ दिखती है। मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन विंथ्रॉप ने लिखा था कि मूल निवासी चेचक से लगभग सभी मर चुके थे, इसलिए प्रभु ने हमें जो कुछ भी हमारे पास है उस पर हमारा हक साफ कर दिया है। मतलब वो इस तबाही को ईश्वर का संकेत मान रहे थे, अपनी जीत का रास्ता। तो ये जो नया वैश्विक कनेक्शन बन रहा था ना, इसकी बुनियाद बेहद क्रूर शोषण पर रखी गई थी। अमेरिका के बेपनाह संसाधनों और अफ्रीका से जबरदस्ती लाए गए गुलामों का श्रम, इसी ने मिलकर विश्व व्यापार का केंद्र धीरे धीरे यूरोप की तरफ खिसका दिया। अब आते हैं 19वीं सदी में। इस दौर को महान त्वरण भी कह सकते हैं। ऐसा समय जब आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी हर स्तर पर इतने जबरदस्त बदलाव आए कि एक सच्चे मायनों में एकीकृत वैश्विक अर्थव्यवस्था ने जन्म लिया। इस नई वैश्विक अर्थव्यवस्था को समझने के लिए अर्थशास्त्री 3 तरह के प्रवाह की बात करते हैं। पहला, व्यापार का प्रवाह, मतलब सामान का इधर से उधर जाना। दूसरा, श्रम का प्रवाह, यानी लोगों का काम के लिए पलायन करना। और तीसरा, पूंजी का प्रवाह, मतलब पैसे का दूर दूर तक निवेश होना। इसका एक बेहतरीन उदाहरण देखते हैं।
जब ब्रिटेन ने कॉर्न लॉ हटाए और बाहर से अनाज मंगवाना शुरू किया तो इसका असर पूरी दुनिया पर हुआ। ब्रिटेन की बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए अब जमीन चाहिए थी, तो लाखों लोग यूरोप छोड़कर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहुंचे ताकि वहां जमीन साफ करके खेती कर सकें। और ये आंकड़ा छोटा नहीं है, हम बात कर रहे हैं लगभग 5 करोड़ लोगों की। 19वीं सदी में इतने सारे लोग बेहतर जिंदगी की उम्मीद में यूरोप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया गए। ये मानव इतिहास के सबसे बड़े प्रवासों में से एक था। और इस बदलाव में तकनीक का कितना बड़ा हाथ था, इसका अंदाजा मांस व्यापार के उदाहरण से लगता है। सोचिए, रेफ्रिजरेशन आने से पहले अमेरिका से यूरोप तक जिंदा जानवर भेजे जाते थे। कितना मुश्किल और महंगा काम रहा होगा, है ना? शिपिंग लागत बहुत ज्यादा और इसलिए मांस एक विलासिता की चीज थी। लेकिन फिर एक नई तकनीक आई जिसने सब कुछ बदल दिया। वो तकनीक थी रेफ्रिजरेटेड जहाज। इस एक खोज ने पूरे मांस उद्योग में जैसे क्रांति ला दी। अब जानवरों को अमेरिका में ही काटकर उनका जमा हुआ मांस यूरोप भेजा जा सकता था। इससे शिपिंग की लागत तो कम हुई ही, साथ ही यूरोप में मांस इतना सस्ता हो गया कि वहां के गरीब लोग भी अब उसे आसानी से खरीद सकते थे। लेकिन इस बढ़ती हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था का इस आपस में जुड़ती दुनिया का एक दूसरा अंधेरा पहलू भी था। ये वो कीमत थी जो दुनिया के कई हिस्सों में लोग अपनी आज़ादी और अपनी रोजी रोटी देकर चुका रहे थे। इसके लिए अफ्रीका के इस नक्शे को देखिए, इसकी सीमाएं देखिए, कितनी अजीब सीधी लकीरों जैसी हैं, जैसे किसी ने मेज पर बैठकर पैमाने से खींच दी हों। और दुख की बात यह है कि सच में यही हुआ था। 1885 में यूरोपीय शक्तियों ने बर्लिन में एक बैठक की और पूरे अफ्रीका महाद्वीप को आपस में बांट लिया, बिना वहां रहने वाले लोगों की परवाह किए। और इसी दौरान एक और तबाही अफ्रीका पहुंची, एक जानलेवा पशु रोग जिसका नाम था रिंडोपेस्ट। ये बीमारी आई कहां से? ब्रिटिश एशिया से लाए गए संक्रमित मवेशियों से, जो इतालवी सैनिकों के खाने के लिए लाए गए थे। और वहां से ये बीमारी पूरे अफ्रीका में जंगल की आग की तरह फैल गई। और इसका असर सोचा भी नहीं जा सकता था। रिंडरपेस्ट ने अफ्रीका के 90% मवेशियों को मार डाला। 90%। इसने अफ्रीकी लोगों के रोजी रोटी का मुख्य स्रोत ही तबाह कर दिया, उनकी आर्थिक आज़ादी छीन ली और मजबूर होकर उन्हें मजदूरी करनी पड़ी, जिससे औपनिवेशिक शक्तियों के लिए उन्हें नियंत्रित करना और आसान हो गया। और फिर आती है कहानी गिरमिटिया मजदूरों की। ये भी शोषण का एक और रूप था। 19वीं सदी में भारत और चीन से लाखों मजदूरों को झूठे वादे करके बागानों, खदानों और रेलवे परियोजनाओं पर काम करने के लिए दुनिया के कोने कोने में ले जाया गया। ये एक अनुबंध प्रणाली थी जिसे कई लोग एक नए तरह के गुलामी कहते थे। उनकी हालत कैसी थी, इसका अंदाजा डेमेरारा में एक गिरमिटिया मजदूर राम नारायण तिवारी के शब्दों से मिलता है। उन्होंने कहा, कुछ ही दिनों में मेरे हाथ सब जगह से छिल गए और मैं हफ्ते भर तक काम पर नहीं जा पाया, जिसके लिए मुझ पर मुकदमा चलाया गया और 14 दिन की जेल हुई। इन मजदूरों के पास सच में कोई कानूनी अधिकार नहीं थे। तो हम देखते हैं कि भूमंडलीकरण का इतिहास, प्रगति और पीड़ा, मौके और शोषण, इन दोनों धागों से बुना गया है। इसने दुनिया को जोड़ा जरूर, लेकिन अक्सर इसकी एक भारी कीमत चुकाई गई। ये इतिहास हमें याद दिलाता है कि आज की हमारी आपस में जुड़ी हुई दुनिया इन्हीं जटिल नींवों पर खड़ी है। तो अब आखिरी सवाल ये है कि इस विरासत के साथ हम आगे क्या बनाएंगे?